चुनाव से पहले क्या कांग्रेस की हालत डूबते हुए जहाज जैसी हो गई है? पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज हो रहा है। वहीं हार के डर से बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे। पार्टी ने साख बनाए रखने के लिए आज 2 बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का ऐलान किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर से अरुण जेटली को चुनौती देंगे तो अंबिका सोनी आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ेंगी। सतपाल महराज, बूटा सिंह, जगदंबिका पाल, डी पुरंदेश्वरी, कांग्रेस छोड़ने वालों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। साथ ही बढ़ती जा रही है कांग्रेस की चिंता भी। लेकिन ये पार्टी के लिए अकेली मुसीबत नहीं। अब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम चुनाव लड़ेंगे। इससे विपक्ष को खिंचाई का एक और मौका मिला तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। आम जनता के पेट में लात मारने वाले फाइनेंस मिनिस्टर आज चुनाव क्षेत्र से भाग रहे हैं। काफी अर्सा पहले जब हम लोग एक साथ मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे तो उन्होंने ये बात जाहिर की थी कि वो नहीं लड़ना चाहते। तो ये कहना कि उन्होंने ऐन मौके पे ये फैसला किया, ये उचित नहीं। बड़े नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार, हर रोज पार्टी छोड़ते नेता और चुनाव क्षेत्र बदलने की अर्जी। दरअसल कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं की हालत उस सेना जैसी हो गई है जो जंग के मैदान में उतरने से पहले ही हार मान चुकी हो। लेकिन इन सब के बीच एक कांग्रेसी नेता ऐसे हैं, यानी दिग्विजय सिंह, जो वाराणसी से नरेंद्र मोदी से आमना सामना करने को तैयार दिख रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, और जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करूंगा। वक्त का है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। यही हाल यूपी और दूसरे कई महत्वपूर्ण राज्यों की अहम सीटों पर भी है। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7। कांग्रेस इस अफरा तफरी को रोक क्यों नहीं पा रही है और इसकी वजहें क्या हैं? इंडिया 9 बजे में जुड़े हैं इसी से कुछ अहम सवाल। क्या कांग्रेसी नेता हार से डरे हुए हैं? दल बदलने वालों में कांग्रेसी ही ज्यादा क्यों है? क्या कांग्रेस चुनाव प्रबंधन में बुरी तरह से नाकाम रही है? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेसी नेताओं को भरोसा नहीं? क्या कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली और इंडियन एक्सप्रेस की ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल अखिलेश जी आपसे ही पूछा जाना चाहिए और वो ये कि कांग्रेस से इस बड़े पैमाने पर भगदड़, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, सीट बदलना चाहते हैं या मोदी के सामने लड़ना चाहते हैं ताकि अपनी मूल कंस्टिट्यूएंसी में हार न जाएं? क्यों हो रहा है ये सब? मुझे कड़ी आपत्ति है आपने जो ये सारे शब्द प्रयोग किए हैं। मुझे आपकी बात इको भी करिए, प्लीज जरा ठीक करा दे। और ये तथ्यों से परे है और गुमराह करने वाले आपकी बातें मैं एक एक करके इसको साबित कर रहा हूं। पहले आपने चिदम्बरम साहब की बात की और उस पर बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपना स्टेटमेंट दिया। 9 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके चिदम्बरम जी यदि किसी अपने नए उम्मीदवार को अवसर देते हैं तो इसमें क्या बुराई है? बेटे पार्टी लेवल पे जब वही किसी के लिए भी, और वही 9 बार के सांसद अगर जसवंत सिंह जी को पार्टी टिकट नहीं देती है तो कहते हैं कि एक चेंज होना है, जनरेशनल चेंज होना, इसलिए नहीं दिया जा रहा है। कितना हास्यास्पद बयान था बीजेपी के उस नेता का। और इसी तरह 9 या 10 बार के सांसद या मिनिस्टर रहे शरद पवार जी ने भी कहा मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। तो क्या वो भी डर गए? दूसरी बात, भगदड़ हमारे यहाँ नहीं मची है, ना कांग्रेस डूबता जहाज है। डूबता जहाज बीजेपी है। एक सरकार के मुख्यमंत्री तक भाग चुके हैं। सर सतपाल महाराज से शुरू कर दें आप तो अच्छा रहेगा। भगदड़ नहीं, हाँ मैं एक एक करके गिना रहा हूं, एक एक करके गिनाऊंगा। इनकी सुनामी है, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। 70 में से 20 कैंडिडेट यूपी में बाहर के लिए गए हैं। 9 प्रत्याशियों ने अपने उत्तर प्रदेश सबसे वरिष्ठ नेता हैं यूपी के, उन लोगों ने अपने इस सुनामी से बचने के लिए जो खुद इनकी सुनामी है उससे बचने के लिए सुरक्षित सीटें खोजे हैं। कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं, जिसमें पूर्व अध्यक्ष से लेकर के कई और हैं। लोग अखिलेश जी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, धरना सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जला रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे,
बीजेपी के साथ 100 बुराई है, बहुत बुरी हालत है, बहुत खराब है, सब मान लिया। कृपया मेरे कांग्रेस से जुड़े हुए सवालों का जवाब दें। आप कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में सतपाल महाराज छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? हाँ, बहुत से लोग चुनाव जब होता है तो जाते हैं, हर चुनाव में जाते हैं। कांग्रेस के दहलीज पे भी कई लोग बैठे हुए हैं आने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ 1 साल पहले पॉलिसी बनी थी कि 11th आवर में रेयरिस्टिक किसी को लेंगे, हम लोग लेंगे नहीं। आप कहेंगे तो मैं नाम भी गिना दूंगा इसी चैनल पे। जगदंबिका पाल, पुरंदेश्वरी, सतपाल महाराज, ये सब आइसोलेशन में देखें या ट्रेंड है इसमें? जाएं, जब टेन्योर खत्म हुआ तो जा रहे हैं, जाएं। हो सकता है उन्हें लगता होगा कांग्रेस में कि हम यहां से जो हम क्षेत्र में काम किए कि नहीं किए जवाबदेही बनेगी, वो जाएं 1, 2, 3 लोग। लेकिन जिस पार्टी की सुनामी है उसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आइए, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भगदड़ है। नहीं, आपका ये सवाल वैलिड है। नलिन जी, इन्होंने कुछ आंकड़े गिना दिए कि 70 की घोषणा हुई है जिसमें 20 बाहर के आए हुए हैं और आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। ये समस्या थोड़ी तो इसमें तथ्य है। हमारे 250 से ऊपर सीटें हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी यदि उन 250 सीटों पर भी अगर बात करना चाहे तो शायद उसी में उनको जवाब मिल जाएगा। लेकिन बात वही है कि जंगल की जगह पेड़ को अगर आज देखने का प्रयास हो तो कहानी बदली सी लगती है। और दूसरी बात आप इस पर आ जाइए कि चिदम्बरम साहब के बारे में आप लोग बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन जसवंत सिंह जी के साथ आपने क्या किया? अखिलेश जी ने पूछा था अभी। मैं जरा चिदम्बरम जी के बारे में 2 पंक्तियां यहां जोड़ दूं। पहली बात तो ये है, देश में 7 साल वो रहे हैं हमारे गुणी वित्त मंत्री, और देश में हर चीज जो है आज निर्माण तो हो गया है, महंगाई का निर्माण हुआ है। सर, जैसे मैं उनसे सतपाल महाराज के बारे में जवाब चाहता था, आपसे मैं जसवंत सिंह के बारे में जवाब चाहता हूं। मैं आऊंगा क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से अखिलेश भाई की बातें सुनी। तो मैंने कहा भ्रष्टाचार का निर्माण हुआ, महंगाई का निर्माण हुआ, बेरोजगारी का निर्माण हुआ, सारे निर्माण किए। और शायद इस बार तमिलनाडु में एक सहयोगी सरकार नहीं है जो पिछली बार की तरह शायद इलेक्शन में उतनी मदद कर पाती, क्योंकि वो भी एक डिस्प्यूटेड इलेक्शन है जो आज भी कंटेस्ट हो रहा है। अब आइए जसवंत जी पे आपने प्रश्न उठाया। जसवंत जी का अभी आया हुआ है, ऐसी जानकारी है हमारे पास, पहले देखें क्या होता है। अभी कुछ ऐसी बात फाइनल नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो और हमारे सीनियर व्यक्ति हैं, तो लेट अस सी। अभी इस वक्त कहना, क्योंकि चुनावी राजनीति में पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय तो एक ही व्यक्ति पर कर सकती है प्रति सीट, ठीक है, कोई सेकंड नहीं हो सकता जी। तो सोनाराम जी को दिया है, हमारे पार्टी का निर्णय है। देख लेते हैं अभी क्या हुआ, क्योंकि इनको तुरंत बागी कहना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आए हुए व्यक्ति को टिकट देने का बड़ा भारी पैटर्न इस बार बीजेपी में दिखा है। जनरेशनल चेंज को भी हम समझते हैं, लेकिन जसवंत सिंह जी की हैंडलिंग बेहतर हो सकती है। मैं जवाब दे देता हूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। हर चुनाव में आप देखेंगे कुछ लोग पार्टियां ज्वाइन करते हैं, ये पहला चुनाव नहीं है ऐसा। और अक्सर अखिलेश जी कुछ भी कहना चाहे, बड़े वरिष्ठ हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन मुझे हारती हुई पार्टी की तरफ लोग जाते बहुत कम दिखे हैं। अब हो सकता है कांग्रेस के में यहाँ कोई ऐसी नई सोच हो, क्योंकि आंकड़ों को लेके वैसे भी कांग्रेस कंफ्यूज हो जाती है। इनके तो युवा नेता राहुल गांधी जी 2300 किलोमीटर रोड की बात करते हैं, जब खुद के एफिडेविट में एनडीए के समय पे सरकार कहती है 23,844 किलोमीटर है। ठीक है, तो गिनती में और इस समझ में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए आइए, तो आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। वंदिता जी, आपसे पहले कांग्रेस के बारे में एक राय ले ली जाए, और वो ये कि चुनाव के पहले हार का कलेक्टिव संदेश कांग्रेस पार्टी दे रही है क्या? चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल बन गया है क्या कि हार को एक तरीके से कबूल कर लिया है? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी आगे और कैसा डैमेज देखने जा रही है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा एक मैसेज जा रहा है काफी दिनों से कि कांग्रेस डर गई है, और ये जो भी मूवमेंट है जो हर इलेक्शन के पहले एक नेचुरल सी चीज है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी लोग बदलते हैं, पर इसमें सारी मूवमेंट एक तरफ जा रही है, कांग्रेस से बाहर जा रही है, बीजेपी की तरफ जा रही है। तो इन बातों में संदेह नहीं है, और इनमें शायद बहुत कुछ आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस बार शायद उसकी हिस्ट्री में वन ऑफ इट्स लोएस्ट होगी।
पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी यहाँ, और वो ये है कि इस कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया है जिसको भी हमको देखना चाहिए, और वो ये है कि आज जो लिस्ट निकला कांग्रेस का, उसमें 2 ऐसे लीडर्स हैं। एक वो अमरिंदर सिंह, जिनको बोला गया डिस्पाइट हिज रिलक्टेंस, वो नहीं चाहते थे, पर उनको बोला गया कि यू गो एंड टेक ऑन अरुण जेटली जी से आप लड़िए जाकर। तो एक बड़े लीडर को बोला गया कि एक बड़े बैटल को जाके लड़िए। और दूसरा अंबिका सोनी, जो एक कांग्रेस के राज्यसभाइस्ट जो लीडर हैं उनके, जो हमेशा से राज्यसभा 1, 2, 3, 4 टर्म लेते हैं, उनमें से हैं, और उनको भी कहा गया कि आप जाके मैदान में आइए। मुझे लगता है कि ये अच्छे मैसेजेस हैं। इस वक्त कांग्रेस निस्संदेह बहुत बुरी हालत में है, पर इस टाइम पे बड़े लीडर्स को बोलना, और राज्यसभा में जो बैठे हैं आराम से, जिनको कभी लगा नहीं कि उनको प्रूव करना चाहिए अपने को बाहर मैदान में, उनको बोलना कि आप जाइए बाहर लड़िए, ये एक अच्छा सिग्नल है मुझे लगता है। जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपके पास आऊंगा यही सवाल लेकर के। जी, अखिलेश जी के साथ अभी हमारा संपर्क टूटा है, फिर उनके पास जाएंगे। नलिन, आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से बीजेपी में बाहर के लोगों को, तुरंत आए लोगों को टिकट दे रहे हैं, पुराने लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, हरिन पाठक जैसे व्यक्ति को अभी तक आप लोगों ने संशय में रखा हुआ है, ये थोड़ा सा, जिसको कहते हैं एक ट्रांसपेरेंट तरीका, बीजेपी का खुला तरीका, उसके विपरीत है, उसके खिलाफ है। यहां पर भी लगता है कि एक ग्रुप के तौर से काम हो रहा है और एक खास तरह के लोगों को टिकट नहीं देने का फैसला हो रहा है। ये आपकी टिप्पणी मुझे लगता है थोड़ा प्रेमेच्योर है, क्योंकि बात पर ट्रांसपेरेंट की जो आपने बात कही, हमारे यहाँ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, और आप जानते हैं इनफैक्ट हमारे ऊपर तो प्रश्न इसलिए ज्यादा उठाए जाते हैं क्योंकि हमारा एक कलेक्टिव प्रोसेस है, उसमें अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन अंत में जाकर एक विचार निकलता है पार्लियामेंट्री बोर्ड सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की। अब मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बुरा, कई पार्टियों में एक परिवार विशेष या एक व्यक्ति विशेष हर चीज तय करते हैं, वो हमारा मॉडल नहीं है। तो इसलिए अभी इस पर कोई बात कहना मुझे लगता है प्रेमेच्योर है, और हमें रुकना चाहिए देखने के लिए क्या होगा। जहां वंदिता जी अभी बहुत पॉइंट्स आ रहे थे, मैं इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि जब आर्थिक विकास के लंबे लंबे कहानियां हम सुनते हैं रोज कांग्रेस पार्टी से, हम तो आरोप लगाते ही हैं कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब बड़े मुद्दे हैं। तो वहां पर जब उनके आर्थिक मंत्री जो रहे 10 साल में से 7 साल, चिदम्बरम जी, दूसरे तो अब हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए प्रणब बाबू, तो इसीलिए वो जब खुद ही उनमें इतना साहस नहीं दिखता कि वो वापस चुनाव लगे, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो एक प्रयास भी कर रहे होंगे, वो प्रयास अपने आप में ही देश के सामने आ जाता है कि कितना सफल प्रयास कर रहे हैं वो। जी ठीक है। अब अखिलेश जी के पास जाने के पहले वंदिता, आपका एक कमेंट मैं बीजेपी पर भी चाहूंगा कि बीजेपी में जो इस वक्त चल रहा है, जनरेशनल चेंज कहें या कहें कि यही एक मोदी फैक्टर है, लेकिन जब इतनी बड़ी सुनामी या वेव इनको अपने पक्ष में दिख रही है, ऐसे में बहुत सारे नए लोगों को टिकट देना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को टिकट देना, जब एक सीरियस पॉलिटिक्स की बात हो रही है, उस वैसे माहौल में ये सेलिब्रिटी फैक्टर, क्योंकि खबरें ज्यादा बनेंगी, क्योंकि लाइमलाइट ज्यादा रहेगा, क्या बीजेपी की टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बहुत पॉलिटिकली एस्ट्यूट, मजबूत लगता है या थोड़ी उस पर कमजोरी दिखती है? ये जो सेलिब्रिटीज को टिकट देना, एक तरह से ये हार मानना भी है कि आपकी पार्टी मशीन आपको नहीं लेके जा सकती है पूरी तरह से, और आपको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो अपना सपोर्ट अपने आप लेके आए। और इसमें मुझे नहीं लगता ये कोई गारंटी भी होता है, तब भी पार्टीज करती हैं क्योंकि उनको अपनी पार्टी मशीन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत बार फ्लॉप हुई है। चिरंजीवी के लिए जब वो उतरे थे मैदान में पहली बार, तो जितने क्राउड्स आए थे, मुझे नहीं लगता है शायद ही किसी लीडर के लिए निकले हों, पर वो लोग देखने को निकलते हैं और शायद हमेशा वोट नहीं करते हैं उस लीडर के लिए। पर जैसा मैंने बोला कि इसका एक सीधा एक इंडिकेशन है कि आपको अपनी पार्टी मशीन पे, अपने आइडियोलॉजी पे, अपनी पोजीशनिंग पे उतना भरोसा नहीं है जितना होना चाहिए। और दूसरा ये इसका सीधा ये भी इससे सिग्नल है कि आपकी इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। जो चैनल्स होने चाहिए, जो लैडर्स होने चाहिए एक एंट्री के लिए और फिर ऊपर जाने के लिए, कैंडिडेट बनने के लिए, वो उस तरह से प्रोसीजर से नहीं होता है। और
ये आर्बिट्ररी एक सिलेक्शन प्रोसेस है। आर्बिट्ररीनेस एक तरीके का दिख रहा है, जबकि आप दावा कर रहे हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के संदेशवाहक आप बनने वाले हैं, और उस वक्त बीजेपी अगर ऐसा व्यवहार करे तो ये कमजोरी तो दिखती है। भले ही इनकी वेव हो ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। हम अब इस पर अखिलेश जी से एक सवाल पूछेंगे, और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के बारे में जवाब दीजिएगा, प्लीज बीजेपी की बात मत करिएगा। और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपके यहां से एक हार का संकेत आपके वो सारे प्रवक्ता दे रहे हैं, सारी लीडरशिप दे रही है। हमारे शोज में आपके वरिष्ठ नेता तो आजकल आने को तैयार नहीं, जो निचले जो जूनियर प्रवक्ता हैं उनको भी लाने में मुश्किल होता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आके अपनी बात आप मजबूती से रखते हैं अपनी पार्टी के पक्ष में। लेकिन यही तो वो बीमारी है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन चुनाव के पहले हार को स्वीकार करने का है, भगदड़ का है, टोटल पराजय का माहौल और पराजय के संकेत आप और आपकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। सर नहीं, कोई ऐसा नहीं दे रहा है। ये पता नहीं कैसे आपको परसेप्शन आया, क्यों आया और किस कारण आया, इस पे हम जाना नहीं चाहते। जो बात अभी मैं सुना है उसका भी जवाब जरूरी है जो भाजपा के हमारे मित्र ने दिया। देखिए, बीजेपी अभी बताया उन्होंने कि हमारी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की पार्टी है, मोदी से शुरू होकर मोदी तक खत्म होने वाली जाप करने वाली पार्टी इस बात को बोलती है। कल तक ये अवधारणा थी कि बीजेपी आरएसएस की एक यूनिट है, लेकिन पिछले 6-8 महीनों से ये अवधारणा बदल चुकी है। अब ये अवधारणा है कि बीजेपी और आरएसएस मोदी की एक यूनिट है, मोदी जो कहते हैं वो दोनों यूनिटें करती हैं। उसको ये बता रहे हैं कि दिख भी रहा है, मोदी जो चाहते हैं वो होता, कहते हैं हमारी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, हम उस पर फिर ज्यादा नहीं। सर बीजेपी का हो गया कांग्रेस। दूसरी बात फिर इन्होंने वित्त सर कांग्रेस पर आ जाए, मेरा एजेंडा सर आप चेंज मत करिए, आप कांग्रेस के वित्त मंत्री हैं। हाँ तो क्या पूछना चाहते हैं, पूछें। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन और ये जो ट्रांजिशन आपकी पार्टी में चल रहा है वरिष्ठ नेताओं से राहुल गांधी की टीम की तरफ, इसमें एक सीरियस अफरा तफरी, मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लड़ने के पहले हार के सारे संकेत आपकी पार्टी से खुद आ रहे हैं, हम थोड़े ही दे रहे हैं। सर ये कोई हमारी पार्टी से दे नहीं रहे, ये आपकी अपनी अपनी उपज है। हमारी पार्टी का मैनेजमेंट बेहतर है, खूब अच्छा है। हमारी पार्टी हाइप क्रिएट करने में यकीन नहीं रखती, ग्राउंड पे काम करती है। हमारी पार्टी 39 ट्रेनें इकट्ठा करके 40 करोड़ रुपए खर्च करके 6000 बस खड़ा करके 50,000 60,000 की भीड़ लखनऊ में नहीं इकट्ठा करती है, वो लोकल रैलियां करती हैं। हमारी पार्टी 67 करोड़ की खर्चे कर करके और बड़े बड़े प्रोग्राम करके कंपनियों को हायर करके मीडिया के माध्यम से एडवर्टीजमेंट में पब्लिसिटी प्राप्त करने का काम नहीं करती है। हम धरातल पे हैं। ठीक है अखिलेश जी, आपको यहाँ मुझे आप एक मिनट मुझे थोड़ा इंटरवीन करने दीजिए। वंदिता जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, और वो ये कि क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी के इस ट्रांजिशन को बेटर मैनेज किया जा सकता था, और बहुत सारी कांग्रेस की तकलीफें चुनाव में दम लगा के लड़के जाना चाहिए। 128 साल पुरानी पार्टी है, बड़े नेता हैं, हमेशा से राज करने वाली पार्टी रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी का ये हार का जो स्वीकार है, इसकी जिम्मेदारी इनके ट्रांजिशन चेंज को दी जाए या कोई और फैक्टर है? मुझे लगता है ये ट्रांजिशन एक हो रहा है पार्टी में, और ट्रांजिशन कभी भी पेनलेस नहीं होता है। कांग्रेस ने जैसे छोटा ही सही एक एक्सपेरिमेंट जो किया है प्राइमरीज का, वो 16 सीट प्राइमरीज के द्वारा उसके कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। उसमें अगर आप देखें ध्यान से तो 16 में से 6 आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो फैमिली मेंबर्स को गए या फिर वो अनअपोज्ड हो गए सिलेक्ट कैंडिडेट्स, पर उसमें 10 ऐसे हैं जो कॉन्टेस्ट हुए हैं। और मुझे लगता है इस तरह का आप ट्रांजिशन करेंगे, और अगर इस समय पे करेंगे जब आपका आखिरी मोमेंट में आकर के आपकी फॉर्च्यून्स एट एन ऑल टाइम लो दिख रही हैं, बिल्कुल सही काम भी आखिरी मोमेंट में आके करने का मतलब होगा ही, इस तरह से ही होगा। बिल्कुल जी, वक्त की कमी है मेरे पास, इसलिए वंदिता जी, नलिन जी, अखिलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर अगली चर्चा में आपकी बात सुनी जाएगी। फिलहाल मेरा वक्त खत्म हुआ। आपका बहुत धन्यवाद।